नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया का पहला वाटर बॉडीज सेंसस के बारे में। इसकी कहानी शुरू होती है ना, पहले इंडिया क्या करता था, रिकॉर्ड वगैरह कुछ वाटर बॉडीज का था नहीं, रिकॉर्ड था नहीं, लेकिन एक प्रोग्राम चलता था जिसको बोला जाता था ट्रिपल आर। राजमौली की मूवी नहीं, यहाँ पे ट्रिपल आर का मतलब है इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज की रिनोवेट, रिबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिनोवेट, रिबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्शन। आपने हमेशा सुना होगा कि गवर्नमेंट ना, मतलब पहले कि इस तालाब की सफाई हो रही है, उस तालाब की सफाई हो रही है, पौंड वगैरह की तो सफाई करती थी, लेकिन गवर्नमेंट इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में करती थी। उसको कुछ पता नहीं होता था कि कितनों का सफाई हुआ, क्या हुआ, और कोई देखने वाला नहीं था। तो 2016 में स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने जल शक्ति मंत्रालय से ये अनुरोध किया कि एक्चुअली ये काम आगे बढ़ाने के लिए ना हमको एक अलग सेंसस निकालना पड़ेगा जो प्रिसाइजली वाटर बॉडीज के लिए हो। तो गवर्नमेंट हरकत में आई, उनको ये समझ में आया, तो 2018-19 में उन्होंने एक कमेटी बना दी और ये आपके सामने वाटर बॉडीज का सेंसस हाजिर है। तो 2023 में ये वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ, और ये सेंसस अकेला नहीं हुआ। एक्चुअली गवर्नमेंट पहले से ना माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो हमारी इंडिया में मतलब देश में ना माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो सिंचाई के छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे ना, उनका सेंसस करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अलग से आदमी को इसमें लगाने से अच्छा है कि इसी कमेटी को बोल दे कि आप साथ साथ में जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो आप सेंसस निकालते हो, उसके साथ आप वाटर बॉडीज को भी गिन लेना। तो इस तरह से वाटर बॉडीज का सेंसस सामने आया। तो वाटर बॉडी सेंसस के साथ साथ क्या हुआ था, तो 6वां हुआ था ये आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब 6वें इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो सेंसस था, उसके साथ साथ हमने वाटर बॉडीज का भी सेंसस निकाला। तो इस तरह से वाटर बॉडी सेंसस निकालने का ये प्रोग्राम हुआ। पहला सेंसस कब निकला, तो 2023 में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें किसको गिना गया है, तो किसको किसको गिना गया है, उससे अच्छा है कि हम ये जान लें कि किसको नहीं गिना गया है। तो इस सेंसस में एक्सक्लूड किसको किया गया है, जिसको नहीं गिना गया है, तो एक्सक्लूड किसको किया गया है। तो पहली बात, लगून, लगून और ओशन, समुद्र को और लगून को। अब ये लगून क्या होता है, लगून जो होता है ना, समुद्र का ही हिस्सा होता है, लेकिन समय के साथ किसी बैरियर से वो पानी अलग हो जाता है, मतलब समुद्र का वो हिस्सा नहीं रहा, कट गया, तो उसको क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। तो लगून को नहीं गिना गया है, ओशन को नहीं गिना गया है। दूसरा पॉइंट आपका, रिवर को नहीं गिना गया है। ठीक है, रिवर नहीं गिना गया है। रिवर से ही मिलता जुलता एक छोटी रिवर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम्स को नहीं गिना गया है। तीसरा, इसी तरह आपका होता है कैनाल, कैनाल सिस्टम को नहीं गिना गया है। मैनमेड जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब स्विमिंग पूल, या आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग के नीचे, जैसे आप मिडिल इंडिया या साउथ इंडिया में जाइएगा ना, तो वहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी नीचे होता है, एक मोटर से काम नहीं चल सकता। तो फिर वो बिल्डिंग के बेसमेंट में ही एक अलग से अपना टैंक बनाया जाता है, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का वाटर या जो जहाँ से भी आप पानी यूज करते हैं उसको पहले उसमें कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें मोटर फिट करके ऊपर वाले टंकी पे चढ़ाया जाता है। तो वैसे कंस्ट्रक्शन को इसमें काउंट नहीं किया गया है। बाकी जितने आप जानते हैं, तालाब, लेक, वो सारे चीज़ों को काउंट किया गया है। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल बात आ जाती है कि वाटर बॉडीज का डेफिनेशन क्या है। इस डॉक्यूमेंट में वाटर बॉडीज का डेफिनेशन भी दिया गया है। उसमें कहा गया है कि एनी यूनिट्स वेदर मैनमेड या नेचुरल बाउंडेड बाई सम और नो मैसनरी वर्क with a purpose of drinking, पीसी कल्चर और एनी अदर पर्सन पर्पस इज नोन एज वाटर बॉडीज। कहने का मतलब है कि कोई भी प्राकृतिक संरचना या मनुष्य द्वारा बनाया हुआ जिसके चारों तरफ मशीनरी वर्क किए गए हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क किए गए हैं उसके बाउंड्री को, या फिर नहीं किए गए हैं, मतलब नेचुरल होगा तो नहीं किए गए हैं, उसको आप पीने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए बनाए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अदर पर्पस के लिए। अब अदर पर्पस में क्या है, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए, पीसी कल्चर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, बोटिंग के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वो सारे वाटर बॉडीज हैं। ये गवर्नमेंट का डेफिनेशन कहता है। अब इसके कुछ मेन फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे मतलब वाटर बॉडीज कितने हैं, तो भाई 24,24,540 ये आपके टोटल वाटर बॉडीज हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में 7,47,000। आपको सिर्फ ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा वाला मतलब वेस्ट बंगाल का नंबर नहीं याद रखना है, लेकिन 24,24,540 याद रखना है। इतने वाटर बॉडीज हैं। वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा नंबर कहाँ है, तो दूसरा नंबर आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे 2 लाख के ही आसपास है, मतलब 2.5 लाख मान लीजिए, 2.5 लाख के ही आसपास है, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल में है। अब ये सोच करके आपको अजीब लग रहा होगा कि बंगाल में इतना ज़्यादा क्यों है, तो बंगाल के कल्चर में ना कहीं पौंड का बहुत महत्व है।
मतलब और क्योंकि उनके फूड कल्चर में भी ना फिश का बहुत बड़ा रोल है। तो आप कभी बंगाल के रूरल एरिया या अर्बन क्षेत्र में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। मतलब बहुत सारे पॉन्ड रहते हैं। वो लोग उसमें मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं, उसमें नहाना भी है, मछली भी पकड़ लेना है, सारा चीज़। तो वो उनके कहीं कहीं न कहीं कल्चर का पार्ट होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। इन अब इसमें बात आई कि जो हम जोड़े हैं मतलब टैंक, पॉन्ड और लेक, तो सबसे ज़्यादा पॉन्ड कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अगेन यहाँ पे पॉन्ड होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग तालाब बनाते हैं। लेक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। लेक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। देखिए कितना, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है कि लेक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। पॉन्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बंगाल में। और टैंक, टैंक इरिगेशन के लिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। तो टैंक टैंक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये हुई आपकी फाइंडिंग्स। और ये पहला है, यही इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमने अभी क्या जाना कि 6th माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो सेंसस होता है उसके साथ हमारा पहला वाटर बॉडीज का भी सेंसस हुआ। वाटर बॉडीज का डिफिनेशन कितने हैं? तो 24,24,0540। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। तालाब सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। लेक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। टैंक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अब इन वाटर बॉडीज कहीं कहीं पे इंक्रोच कर गई हैं। मतलब ओवरऑल इंडिया एवरेज देखिएगा तो 1.6% को इंक्रोच कर दिया गया है। इंक्रोच कर दिया गया या फील्ड बना दिया या भर भर के घर बना दिया। 1.6%। लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट कहाँ है? यूपी में। इसके अलावा आपको वाटर सेंसस से कुछ नहीं जानना है। लेकिन इससे गवर्नमेंट ने एक कदम आगे चलते हुए उसने कहा कि जब हम सरफेस वाटर का सेंसस लेंगे तो हम हमेशा मतलब कंटिन्यू वॉच रखेंगे वाटर टेबल पे भी, ग्राउंड वाटर पे भी। तो आइए थोड़ा ना वाटर यूज देख लेते हैं इंडिया का। आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आता है? तो 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर क्यूब में अगर मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक डब्बा बनाऊं और उसमें पानी भरूं तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000। इंडिया का जो टोटल रिक्वायरमेंट है ना पानी का, वो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं दर्शा रहा हूं कितना है। 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। और एक क्यूबिक मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। अब यहां पे देखिए 398 बीसीएम जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। एक्चुअली 499 हमको पानी, लेकिन अदर पानी जो है वो जितना आप इनपुट डालेंगे उतना आपको परफेक्टली थोड़ी मिलता है। तो कुछ 35 बीसीएम जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो हमारे पास 498 मतलब एग्जैक्टली यूज करने लायक पानी मिलता है। 398 हमको ग्राउंड वाटर पानी अवेलेबल रहता है पर ईयर। इतना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिचार्ज पर ईयर कितना होता है? तो रिचार्ज वाला ज़्यादा होना चाहिए। और हमारे खुशी की बात यह है कि इंडिया का जो एवरेज है वो 437 बीसीएम रिचार्ज होता है। हम पानी निकालते कितना है? तो 240 बीसीएम के आसपास में। एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल कितना है निकालने के लिए? तो 398। हमको हर साल मिलता कितना है? तो 437। और हम निकालते कितना है ऑन एन एवरेज? तो 240 बीसीएम। ये बहुत अच्छी बात है। हम 60% के आसपास पानी निकाल लेते हैं जो भी रिचार्ज होता है। ये इंडिया का एवरेज है। लेकिन आप कभी हरियाणा और राजस्थान की तरफ जाइएगा, उधर का जो एक्सट्रैक्शन है ना वो 100% है। मतलब अगर बारिश नहीं हुई किसी सीजन में तो अगले सीजन वहाँ ग्राउंड वाटर मिलेगा ही नहीं। टुकटुकाते रहिए, कुछ नहीं, 100% निकाल लेते हैं लोग। तो गवर्नमेंट ने इस पे भी नज़र रखने की सोची कि अभी क्या है कि ये है ना, ये 2022 का है ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2022। ये सारा एकदम ऑथेंटिक डाटा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम अब ग्राउंड वाटर पे भी नज़र रखेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। गवर्नमेंट का एम क्या है। आपने नल जल योजना, हर घर नल जल योजना का नाम सुना होगा। गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट के तर्ज पे टेप वाटर पूरे कंट्री में हर एक घर में देना चाहती है। तो जब आप कुछ बांटना चाहते हो तो आपके पास रिसोर्स कितना है उसको एसेस करोगे ना। तो पहले तो हमने सरफेस वाटर जो है उसको एसेस कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसको एसेस कर लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेकुना था क्योंकि ये मैनुअली होता था। अब ये हमारे पास रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं से तो असेसमेंट किया होगा। तो इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए क्या होता था कि 26,000 ना अलग अलग ऑब्जर्वेशन वेल खोदे गए, जो गवर्नमेंट द्वारा खोदे गए। उसमें नीचे उतर के गवर्नमेंट के साइंटिस्टों को ये मैनुअली मेजर करना पड़ता था पर ईयर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि कितना रिचार्ज हुआ, कितना यूज हुआ। लेकिन अब वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट एक पूरा सिस्टम लगा रही है पीजोमीटर का।
पीजोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर नापता है, मैनोमीटर भी एक डिवाइस है जो प्रेशर नापता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि मैनोमीटर जो है वो गैस का प्रेशर नापता है और पीजोमीटर जो है वो लिक्विड का प्रेशर नापता है। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड टेबल पे पीजोमीटर का एक एरे को बिछा देंगे जो कंटिन्यूअस रिले करेगा इंफॉर्मेशन कि हमारे पास ग्राउंड वाटर कितना आया और कितना एक्सट्रैक्ट किया गया। यही सिस्टम होगा। तो ग्राउंड वाटर के सर्विलांस के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है, सेंसर बेस्ड, जो प्रेशर को मेजर करके और उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेंगे कि हमारे पास वाटर कितना है। अब बात आई कि ग्राउंड टेबल कॉन्टामिनेशन का। तो देखिए, आर्सेनिक फ्लोराइड ये हम जानते हैं ये खतरनाक भी है और ज़्यादा ये नेचुरली ये मतलब इवॉल्व होते हैं, नेचुरली कॉन्टामिनेट करते हैं। लेकिन एक मैनमेड इम्पैक्ट है नाइट्राइट NO3- नाइट्राइट कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नाइट्राइट कॉन्टामिनेशन, जैसे ही हम नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए अपने क्रॉप प्लांट को यूरिया ब्रॉडकास्ट करते हैं फील्ड में, तो यूरिया में कितना मिलता है? यूरिया में आपको 46% नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन हमारी जो सोयल है ना या हमारे क्रॉप प्लांट है वो पूरी तरह से 46% को यूटिलाइज नहीं कर पाते, कुछ पार्ट रिमेनिंग बच जाता है। वो पार्ट क्या होता है कि लीच करके ग्राउंड टेबल में चला जाता है और बैक्टीरियल या बहुत सारे कन्वर्जन से वो नाइट्राइट के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। नाइट्राइट कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से एक सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो नाइट्रोजन प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया वो आपका उसके बायोमास का हिस्सा बन गया। और बायोमास और वो वाला चीज़ हम खाते हैं तो वो हमको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मिलता है क्योंकि नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसा तो वो हमको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो नाइट्रोजन बच जाता है वो कॉन्टामिनेट कर देता है लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर को आर्सेनिक से। आर्सेनिक सबसे खतरनाक है, उसके बाद फ्लोराइड। लेकिन इसका कॉन्टामिनेशन 409 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है क्योंकि एग्रीकल्चर हर जगह। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो NBS लॉ लाया था यूरिया के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट इसके लिए भी मतलब अभी क्या है, अभी नैनो यूरिया आ रहा है कि जितना आप, तो नैनो यूरिया में कितना है नाइट्रोजन? ओनली 4%। फोलियर स्प्रे, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि फोलियर स्प्रे ही कर सकते हैं। तो अगर कोई ये फार्मर सुन रहे हैं तो आप नाइट्रोजन का जुडिशियस यूज कीजिए, मतलब जितना ज़रूरत है फील्ड में उतना ही कीजिए। इससे क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ग्राउंड वाटर के सर्विलांस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीजोमीटर लगा रही है और ये हमारा पहला सेंसस है। तो आज के लिए इतना ही, कल किसी और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।